नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जून 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है देप्सांग प्लेन्स के बारे में। लोकेशन पहले आप देख लीजिए देप्सांग प्लेन्स की। देखो ये जो एरिया है ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, अक्साई चीन का पार्ट है और यहाँ पे है देप्सांग प्लेन्स। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। देप्सांग प्लेन्स देखो ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट आर्मर व्हीकल्स, इस प्रकार के जो लाइट आर्मर व्हीकल्स हैं आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए देखो देप्सांग प्लेन्स में अगर चाइना की आर्मी के द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डअप किया जाता है, बिल्डअप मतलब कोई टेम्परेरी कैंप इस्टाब्लिश किया जाता है या फिर टेंट लगाए जाते हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। अभी अगर आप पूछो कि देप्सांग प्लेन्स पर किसका कब्जा है, देखो ज़्यादातर जो देप्सांग प्लेन्स हैं 1962 के बाद से चाइना के पास हैं और अक्साई चीन का पार्ट है। अक्साई चीन जैसा आपको पता है इंडिया का क्लेम है इस एरिया के ऊपर, लेकिन अभी अक्साई चीन चाइना के पास है। लेकिन देप्सांग प्लेन्स का वेस्टर्न जो पोर्शन है वो इंडिया के पास है। अब कंटेस्ट की बात करें, देप्सांग प्लेन्स में ही चाइना की आर्मी अच्छी खासी संख्या में जमा है और उन्होंने एक प्रकार का सेटअप अपना वहाँ पर लगा लिया है। सामने इंडिया की आर्मी है अच्छी खासी संख्या में और स्टैंड ऑफ है फिलहाल देप्सांग प्लेन्स में इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में। ये लोकेशंस देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दौलत बेग ओल्डी, देप्सांग प्लेन्स, गलवान वैली, इन सब के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ सकती हैं। वैसे देखो 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। 2013 में चाइना की आर्मी के जवान देप्सांग प्लेन्स में काफ़ी आगे तक आ गए थे और उन्होंने टेंट इस्टाब्लिश किया था, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बातचीत हुई थी और बाद में चाइना की आर्मी यहाँ से वापस चली गई थी और इसी प्रकार से विवाद को सुलझाने की अभी भी कोशिश चल रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चैंगपा ट्राइब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, आप ये मैप एक बार फिर से देखिए। ये जो एरिया है ना चुमार एरिया, और यहाँ पर है डेमचोक का एरिया। यहाँ पर चाइनीज़ सैनिकों की घुसपैठ की वजह से चैंगपा ट्राइब के वो लोग जो अपने पशुओं को चराते हैं उनके लिए पशुओं को चराने वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि चाइनीज़ सैनिकों ने चुमार एरिया में और डेमचोक एरिया में घुसपैठ की है। तो चैंगपा ट्राइब की हम बात कर लेते हैं। देखो चैंगपा ट्राइब के दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो अभी भी घूम घूम कर अपने पशुओं को चराते हैं, उन्हें कहा जाता है फैल्पा, यहाँ पे नीचे नाम देखिए। और चैंगपा कम्युनिटी के वो लोग जो बिल्कुल सेटल डाउन हैं, जो नोमैडिक नहीं हैं, उन्हें कहा जाता है फंगपा। अब देखो जो फैल्पा हैं मतलब चैंगपा कम्युनिटी के वो लोग जो घूम घूम के अपने पशुओं को चराते हैं, वो अपने पशुओं को झुंड को लेकर जाते हैं हैनले वैली से लेके लाटो विलेज तक। जो हैनले वैली है, इस वैली में अलग अलग 6 बस्तियां हैं चैंगपा कम्युनिटी के लोगों की, और वो सारे फंगपा हैं। मतलब हैनले वैली में 6 बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो वहीं सेटल डाउन हैं, वो घूम घूम कर अपने पशुओं को चराते नहीं हैं। वैसे देखो लाइफस्टाइल दोनों का अलग अलग है, फैल्पा का और फंगपा का, लेकिन इंटर ग्रुप मैरिज होती है। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? चैंगपा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो चंगखट लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर देखो लैंग्वेज का नाम है चंगखट। ये एक प्रकार से डायलेक्ट है तिब्बतियन लैंग्वेज की। डायलेक्ट मतलब बोली है। जैसे देखो हरियाणवी हिंदी की एक बोली है। इनके द्वारा तिब्बतियन बुद्धिज़्म धर्म को प्रीच किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। लास्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है। चंगथंगी या फिर पासमीना गोट के बारे में सॉरी, पासमीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा। पासमीना बकरी से जो वूल प्राप्त होता है उसी से बनती है पासमीना शॉल। वैसे देखो अभी भी काफ़ी सारी जगहों पर यही लिखा होता है लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, जबकि लद्दाख अब अलग से यूनियन टेरिटरी बन चुका है।
खैर बात ये है, लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में स्पेशल ब्रीड की एक बकरी पाली जाती है, उसी का नाम है पासमीना गोट, और ये बकरी यहीं की मूल निवासी है। पासमीना गोट को पाला जाता है अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल प्राप्त करने के लिए, और एक बार इसे बुन लिया जाए तो इसे कहा जाता है पासमीना वूल, और इसी से जो शॉल बनती है उसे कहा जाता है पासमीना शॉल। ये बकरियां देखो पाली जाती हैं और चराई जाती हैं नोमैडिक कम्युनिटीज़ के द्वारा, जिनका नाम है चैंगपा। और बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो बताइए, चैंगपा कम्युनिटी के कौन से लोग नोमैडिक होते हैं? फैल्फा। और सेटल डाउन कौन से होते हैं? फंगपा। खास बात देखो ये है, ये जो गोट्स हैं, पासमीना गोट्स या फिर चंगथंगी गोट्स, इन्होंने लद्दाख रीजन की, लेह की और चंगथंग की इकोनॉमी को रिवाइटलाइज किया है। मतलब इनकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो यूपीएससी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है कि फैल्पा, फंगपा ये क्या हैं? ये चैंगपा कम्युनिटी के लोग हैं या फिर कोई गोट है, वूल है? मतलब अजीब से ऑप्शंस यूपीएससी के द्वारा दिए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्लेड आई या फिर A3I कोरोना वायरस के बारे में है। बिल्कुल बेसिक्स को पहले डिस्कस करते हैं। क्लेड का क्या मतलब होता है? देखो, क्लेड एक ग्रुप होता है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं जिनके फीचर्स वो एक कॉमन एंसेस्टर से ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक कॉमन एंसेस्टर है, और उसके बाद ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके सबके फीचर्स इस कॉमन पूर्वज से मिलते हैं, तो इन सब ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिसका नाम होगा क्लेड। हम बात करेंगे इस आर्टिकल में क्लेड आई की या फिर A3I कोरोना वायरस की। ये क्या है? देखो, क्लेड आई या फिर A3I ये कोरोना वायरस का एक टाइप है, और कंटेक्स्ट ये है, हमारे देश में कई सारी CSIR लेबोरेटरीज के रिसर्चर्स ने इस कोरोना वायरस के टाइप को आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है क्लेड आई या फिर A3I कोरोना वायरस। जब देखो हमारे देश के पेशेंट्स जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं उनके सैंपल्स लिए गए, और जब वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 41% जीनोम सीक्वेंसेस में वायरस का ये टाइप मिला है, क्लेड आई या फिर A3I कोरोना वायरस। जबकि देखो पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोरोना वायरस के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, 3.5% जीनोम सीक्वेंसेस में वायरस का ये टाइप मिला है A3I। वैसे इंडिया से जो जीनोम्स लिए गए थे उनको 5 क्लस्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हैं वो 5 क्लस्टर्स, क्लेड A2A, A3, A3I, B, B4। और जैसा हमने डिस्कस किया 41% जीनोम्स A3I के हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस रिसर्च की? सिग्निफिकेंस देखो ये है, पता लग जाता है कि वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है, अपने आप में परिवर्तन ला रहा है, कौन सा टाइप ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा ज़्यादा जल्दी फैल सकता है, आगे फ्यूचर में वायरस का ये टाइप कैसे इवोल्व कर सकता है, ये सब चीज़ें। और वैक्सीन बनाने में भी आसानी होती है इस प्रकार की रिसर्च में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में है। देखो, वैसे तो ये स्कीम्स अप्रैल में ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने इनको नोटिफाई अभी किया है। इन स्कीम्स को लॉन्च करने का मकसद ये है हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। इन 3 स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन पर खर्च आएगा 48,000 करोड़। कौन सी ये 3 स्कीम्स हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दूसरे नंबर पे स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स SPECS, तीसरे नंबर पे मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। बात करते हैं पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये है हमारे देश में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, ये सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट का प्लान ये है शुरुआत में 10 फर्म्स को आइडेंटिफाई करके उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा,
और जिन 10 फर्म्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उसमें से 5 ग्लोबल फर्म्स होंगी और 5 हमारे देश की डोमेस्टिक फर्म्स होंगी। तो संभावना ये है सैमसंग, ओप्पो जैसी कंपनीज अपना प्लांट इंडिया में लगाएंगी इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद। होगा क्या इस स्कीम में, एक बेस ईयर होगा, मान लीजिए 2020 बेस ईयर है। बेस ईयर के बाद जो ये एलिजिबल कंपनीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनके द्वारा अगर देखो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स की सेल इंक्रीज होती है जिनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, तो उस पर गवर्नमेंट 4 से लेके 6% तक का इंसेंटिव देगी। समझ गए? 5 साल तक ये स्कीम लागू रहेगी। बेस ईयर के बाद, बेस ईयर 2020 है तो 2025 तक ये स्कीम चलती रहेगी। और जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनके द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, उनकी सेल इंक्रीज होती है तो उस पर 4 से 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके बाद बात करें स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर स्कीम। देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, फैब्रिकेशन यूनिट्स, असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज, या फिर वो कैपिटल गुड्स जिनका इस्तेमाल होता है ऊपर ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। अब देखो होगा क्या, इन सब कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा उसका 25% सरकार कंपनीज को देगी इंसेंटिव के तौर पर। तो ये दूसरी स्कीम है। फिर से बोलता हूँ, इन सभी कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाई जाएगी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा उसका 25% सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पर इन कंपनीज को देगी। तीसरी स्कीम मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम, EMC 2.0। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद देखो ये है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, वहाँ पे सरकार और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड करे ताकि और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज यहाँ पर आएँ। कॉमन फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग रेडी बिल्ड फैक्ट्री, शेड्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़। मकसद इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का यही है, जैसा हमने डिस्कस किया, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आएँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सरकार का अनुमान ये है अगले 5 सालों में इन स्कीम्स की सहायता से 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 8 लाख करोड़ वैल्यूएशन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे देश में प्रोड्यूस होंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इबोला वायरस डिजीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अफ्रीका का एक देश है। लोकेशन आप देख लीजिए मैप में, ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। देखो कोंगो अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अलग है, दोनों एक देश नहीं है, अलग अलग देश हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने एक बार फिर से न्यू इबोला एपिडेमिक को डिक्लेयर किया है अपनी वेस्टर्न सिटी मबंडाका में। तो इबोला वायरस डिजीज़ के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। इबोला वायरस डिजीज़, जिससे पहले इबोला हीमोरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता था, काफ़ी बार इस डिजीज़ की वजह से ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है। ओरिजिन की बात करें, सबसे पहली बार 1976 में इसे आइडेंटिफाई किया गया था इबोला रिवर के पास। जहाँ से आइडेंटिफाई किया गया था वो जगह अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है। शुरुआत में देखो वाइल्ड एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था, लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इबोला वायरस का। सिम्टम्स की बात करें, शुरुआती सिम्टम्स इस प्रकार से हैं: सडन फीवर, इंटेंस वीकनेस, मसल पेन्स, गले में खराश, लेकिन बाद में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग आने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी। ट्रीटमेंट की बात करें, अभी तक कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है इबोला वायरस डिजीज़ का, लेकिन हम शुरुआत में ही इंटरवेंशन किया जा सकता है, जैसे फ्लूइड्स और बॉडी सॉल्ट्स से रिहाइड्रेशन किया जा सकता है, और जो जो ये सिम्टम्स इमर्ज होते हैं उन सिम्टम्स का इलाज हो सकता है
जैसे लो ब्लड प्रेशर है तो इसका इलाज किया जा सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शंस, इन सब सिम्टम्स का इलाज हो जाता है। वैक्सीन की बात करें, एक इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन है RVSV ZEBOV। इसे कई साइंटिस्ट के द्वारा सेफ एंड प्रोटेक्टिव माना गया है इबोला वायरस को काउंटर करने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इबोला वायरस डिजीज से संबंधित। अब लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इन 5 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इबोला वायरस को पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1976 में, ना कि 2006 में। दूसरी स्टेटमेंट बताइए। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। देपसांग प्लेन्स असम के ईस्ट में लोहित ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न किनारे पर नहीं है, यह लद्दाख में है। तीसरी स्टेटमेंट बताइए। चंगथंगी या फिर पासमिना गोट, यह लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में बकरी की एक स्पेशल ब्रीड है। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्स टू बूस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस स्कीम का मकसद क्या है? हमारे देश में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। गलत। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना मकसद है इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। सबसे लास्ट में, चैंगपा ट्राइब बिलोंग्स टू लद्दाख रीजन। सही स्टेटमेंट। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।